हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चली थी यूपीएससी के लिए। और यहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, या फिर आप कहो तो नई बुक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले क्लास 7 की, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 की। यानी कि हम बात करेंगे ऑन इक्वलिटी, जिस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वलिटी। यानी कि इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे समझिए क्या है। इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वल होना, यानी कि चाहे दुनिया में की तो नहीं कहेंगे, यहाँ इंडिया की अगर बात हो रही है तो इंडिया में कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी पर्सन है, तो वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के इक्वल है या नहीं है सभी राइट्स के मामले में। यही चीज हम लोग को यहाँ समझनी, यानी कि इंडिया हमारी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर लोगों को बराबरी का दर्जा अगर ना मिले, तो वो काहे किस चीज की डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और डेमोक्रेटिक बनने के साथ साथ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ यहाँ पे किस तरीके से लोगों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, किन चीजों में इक्वलिटी मिलनी चाहिए, और इक्वलिटी का सही मतलब क्या है, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे हर साल, हर 5 साल में एक बार क्या होता है, चुनाव आता है। ठीक है, तो हर एक पर्सन जो है क्या करता है, यहाँ वोट देने का अधिकार रखता है। जैसे वोट में हमें इक्वलिटी दिखती है, क्या वही इक्वलिटी हमें और बाकी चीजों में भी दिखती है या नहीं दिखती है? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी होने के कारण से हमें हर चीज में कहीं ना कहीं इक्वलिटी रखनी होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात किस चीज करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कॉमन फॉर्म है इनइक्वलिटीज के बारे में। दो स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस तरीके से अपनी इक्वलिटी जो है मिल रही है या नहीं मिल रही है। इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक पर्सन की डिग्निटी के बारे में बात करेंगे, क्या होती है डिग्निटी, क्या होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, और कौन कौन सी इक्वलिटी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से लॉस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉस को या हो गया स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि हम लोग जो है इक्वलिटी को हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में बनाए रख सके, इक्वलिटी को जो है स्टैब्लिश कर सके। किस तरीके से लॉस को बनाए गए, किस तरीके से स्कीम्स में है, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जोड़ा गया। क्योंकि संविधान हमारे हर एक पर्सन से, इंडिया के हर एक पर्सन से सबसे ऊपर किसको रखा गया है भैया, संविधान को रखा गया है। और संविधान में सारे नियम, रूल, कानून सभी कुछ जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो उसी के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन इक्वलिटी से। ठीक है, देखिए अगर आपने क्लास 6 की बुक जो मैंने लास्ट खत्म किया है, इससे पहले ही आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी से पहले मैंने खत्म किया था। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, क्या है आपकी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी है तो मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट भी होगी वो क्या होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई लोगों के द्वारा जो है शासन चलाया जाना, यानी कि रूल जो किया जाता है किसी भी रीजन पे। हम कहे तो ये इतना बड़ा जो है एक रीजन है, इस रीजन पे रूल किसका होगा, रूल क्या लोगों का होगा, या फिर किसी राजा का होगा, क्या किसी ग्रुप्स का होगा। तो इन चीजों में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अगर इंडिया की, तो यहाँ पे कैसी है, रूल है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों द्वारा रूल किया जाता है, पीपल के द्वारा, यानी कि लोग, जो भी लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे भारत देश में क्या किया जाता है, उनके ही द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके ही द्वारा नियम कानून को हटाए जाते हैं जरूरतों के हिसाब से। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों द्वारा क्या किया जाता है, एक अपना प्रतिनिधित्व चुना जाता है, यानी कि एक लीडर चुना जाता है जो देश की भलाई के लिए क्या करते हैं, काम। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोगों द्वारा काम किए जाते हैं, लोगों के लिए वो काम करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि एक की एलिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का, कौन, क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। जब लोग पार्टिसिपेशन करते हैं किस चीज में, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोई चीज ऐसी है जो लोगों को परेशानी कर रही है और लोग उसका निवारण चाहते हैं, तो वो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कोई इस चीज का निवारण हो जाए। इक्वलिटी में पार्टिसिपेशन करते हैं ताकि लोगों को, हर एक पर्सन को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे सेठ हो चाहे कोई भी स्लम में रहने वाला पर्सन हो, तो उन सबको कहीं ना कहीं इक्वलिटी चाहिए और उन सबको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए, यानी कि न्याय चाहिए। अगर इक्वलिटी की बात करूं, एक की फीचर्स है हमारी डेमोक्रेसी का। अगर इक्वलिटी ना रखी जाए हमारे देश में, अमीर अमीर ही रखा जाए, अमीर को सारी फैसिलिटीज मिले, गरीबों को कोई फैसिलिटीज नहीं बने, तो वो क्या देश एग्जिस्ट रह पाएगा? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, और हॉस्पिटल, अगर बात की जाए सिर्फ हॉस्पिटल अमीरों का इलाज किया जाए, रिच पर्सन का इलाज किया जाए, तो ऑब्वियसली बात है, तो गरीब लोग जाएंगे कहाँ? इलाज ही नहीं करवा पाएंगे। वहीं अगर एजुकेशन की बात की जाए, सिर्फ रिच लोगों को ही एजुकेशन दी जाए, पुअर लोगों को एजुकेशन ना मिले, तो वो क्या होगा? फिर वो शिक्षा का अभाव होगा उन लोगों के लिए जो गरीब है, यानी कि वो आज भी हमारी डेमोक्रेसी, देश को तो डेमोक्रेसी कहा गया है, लेकिन गरीबों को वो अधिकार नहीं मिला है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इक्वलिटी एक की फीचर है हमारी, किसके की फीचर है? हमारी डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का। ठीक है भाई। तो ये कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम इक्वलिटी एक चीज में देंगे तो ये कहीं ना कहीं अलग चीज में भी इन्फ्लुएंस करेगा। इनका जो एस्पेक्ट्स होगा, मान लीजिए इक्वलिटी दिए हमने कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी हॉस्पिटल खोले जाएंगे उसमें रिच भी आ सकते हैं और पुअर भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब एक गरीब का बच्चा भी क्या हो सकता है, उसी तरह का इलाज ले सकता है जिस तरीके के एक अमीर का बच्चा या अमीर पर्सन जो है इलाज करवाते हैं, जिससे इनकी कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, और कैपेबिलिटीज बढ़ेगी तो इकोनॉमी में हमारे अच्छा ग्रोथ करा सकते हैं। क्योंकि अगर हम रिच पर्सन को ही हेल्थ की सुविधा दे दे, उनको ठीक कर दे, और गरीबों को ठीक ना करें, तो क्या वो गरीब आगे आने के टाइम पे रिच बन पाएंगे? यानी कि कोई भी पर्सन हो, जो भी पर्सन इस कंट्री में रहता है, कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है, हमारी टैक्सेशन में कंट्रीब्यूशन करती है, हमारी और भी अदर एस्पेक्ट्स में, जैसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में हमारे क्या करता है, अ, बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि अमीर को ही जो है सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, गरीबों को नहीं मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा भी आगे जाकर बड़ा ऑफिसर बनता है, बड़ा साइंटिस्ट बनता है। ठीक है ना? तो इक्वलिटी यानी कि दोनों को दी जानी चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। ठीक है। और जैसे हम लोग इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो एजुकेशन हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, दूसरे एस्पेक्ट्स को भी बढ़ाएगा। अगर सपोज कीजिए, अगर कोई बच्चा पढ़ लिख के एजुकेशन उसको अच्छा मिला, तो वो हो सकता है डॉक्टर बने। डॉक्टर बने तो यानी कि हमारे देश को सर्व करे। ठीक है। उसके बाद ये डॉक्टर बनेगा तो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन करेगा। मान लीजिए वो गरीब का बच्चा साइंटिस्ट ही बन गया, तो भी हमारे क्या करेगा, देश को आगे चलाने का काम करेगा। ठीक है। तो ये सारी एजुकेशन का ही, इक्वलिटी का ही पार्ट है। क्योंकि इक्वलिटी कहीं ना कहीं हमारे दूसरे जो फंक्शंस होते हैं, दूसरे जो काम होते हैं, उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं इक्वलिटी व्हाट इट इज, क्या है ये इक्वलिटी, क्यों जरूरत है हमारी डेमोक्रेसी में, और क्या सभी पर्सन जो भी इंडिया में रहते हैं वो इक्वल है या नहीं है, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक स्टोरी दे रखा है कांता की। अब देखिए यहाँ पे कांता क्या कह रही है, क्या हो रहा है कि इलेक्शन का दिन है, और कांता और उसकी जो फ्रेंड है, दोस्त जो है, वो सुजाता, वो वेट कर रहे हैं ताकि वो अपना वोट जो है वो डाल सके। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं, इट इज नॉट, इट इज नॉट इट गुड सुजा, व्हाट वी ऑल वोट इक्वल सिटीजन। क्या हम हमारी कंट्री में इक्वल सिटीजन है? देखिए, आप अगर देखेंगे तो जैन साहब भी क्या हैं, वो भी पीछे खड़े हैं हमारे, क्योंकि हम तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन जब वोट देने का मामला है तो
आज भी वो लाइन में खड़े हैं और वो उनके पास भी वोट देने का अधिकार उतना है जितना एक हमारे पास है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है यस, हमें भी इक्वल लाइन में यानी कि इन साहब के साथ हम भी आज इक्वलिटी में खड़े हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कांता का टर्न आता है और वो अपनी वोट डालने जाती है। कांता उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को वोट डालती है जिसने उसको ये प्रॉमिस किया था कि हम आपके एरिया में क्या करेंगे, पाइप वाटर जो है सप्लाई जो है देंगे, यानी कि आप, हम जब जीत के आएंगे तो हम आपके लिए उस एरिया में पानी की सप्लाई जो है देंगे। ठीक है, तो इस चीज से कहानी में हमें क्या पता लगता है कि चाहे कोई भी हो, रिच हो या पुअर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिस्ट हो, हाउस वाइफ हो, कंसल्टेंट्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, मीडिया पर्सन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्रीज हो, कि ना कि सभी अगर जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो इनके पास जो अधिकार है वो कितने वोट का, एक ही वोट का है। और एक वोट में सभी की कहीं ना की इक्वलिटी को दिखाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीजों से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से। ठीक है, जब उसके बाद वोट डाल के आते हैं तो वो देखते हैं, वी विल सी लेटर कांता, यस नमस्ते साहब, साहब को नमस्ते करते हुए दिखता है। ठीक है, उसके बाद गुड़िया जो है, जो कि कांता की बेटी आई होप की होती है, तो वो कि ना कि उसको फीवर हो रहा होता है, उसको दिखाने के लिए उसको हॉस्पिटल जाना होता है। लेकिन वो क्या करती है, पहले साहब के घर का सारा काम पहले फिक्स कर, पहले तो वो अपना काम खत्म करती है, उसके बाद वो कहती है मैं थोड़ा साहब से क्या करूंगी, एडवांस ले लूंगी ताकि मैं अपने बच्चे का जो है इलाज कर सकूं। वहीं पे घर आती है। ठीक है, और घर आने के बाद वो क्या करती है, अपनी बेटी को कहती है थोड़ा आप ये जो चीज है ड्रिंक जो है पी लो, इससे थोड़ा आराम लगेगा, और मैं जब शाम को काम करके आऊंगी तो आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो, इट इज नॉट वंडर दैट गुड़िया फॉल इल। क्यों? क्योंकि अगर बस जिस एरिया में वो कांता रहती है वो एरिया क्या है, क्लीन ही नहीं होता है, साफ सफाई होती ही नहीं है, वहां पे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, पीछे से ड्रेन वगैरह जो है उनकी सफाई नहीं होती है, घर वहां पे अच्छे नहीं है, जिसके वजह से यहाँ बच्चे जो है ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांता काम करती है और काम करने के बाद उनको कुछ एडवांस के लिए कहती है, लेकिन उनकी मालकिन जो है वो कहती है कि भाई ठीक है इस बार दे दे रहे हैं, लेकिन अगली बार से इसको अपनी हैबिट मत बना लेना कि भाई हर 2 दिन में आप जो है मेरे से पैसे मांगना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद वो अपनी बेटी को लेके जाती है शाम के टाइम पे, और जेन मैम एंड जेन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट। और वोट के टाइम पे वो ये सोचती है कि जब वोट का टाइम हुआ था तो वहां पे तो चाहे वो मैडम हो चाहे सर हो, वो क्या होते थे, लाइन में खड़े होते थे। लेकिन अगर बात की जाए इक्वलिटी में, तो वो लाइन में क्यों खड़े थे, क्या जरूरत थी उनको खड़े रहने की, उनके पास तो इतना पैसा है। अब उनके पास जब इतना पैसा है तो वो तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जब दिखा देते हैं, अपना इलाज करवा लेते हैं, वहां उनको क्या करना पड़ता है, कोई लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो वहां पे हर पर्सन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हर पर्सन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, वहां पे आपको लाइन में लग के ही क्या करना पड़ेगा, वोट को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस बारे में सोचती है। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ से हमारा चैप्टर जो है शुरुआत होता है। क्या कहता है, इक्वल राइट टू वोट, यानी कि हर पर्सन को इक्वल राइट है, वोट देने का अधिकार है। ये जो स्टोरी आपने अभी कांता के बारे में पढ़े कि वो किस तरीके से लाइन में खड़े होके अपने वोट को कास्ट करती है, वोट को देती है, आप देखते हैं कि इस तरीके से और भी अलग जगह है जहाँ पे, जैसे कि एम्प्लॉयज है, उनके एम्प्लॉयर्स थे जहाँ पे कांता थी, उसके बाद अशोक जैन थे, छोटे लाल थे, उनके जो पड़ोसी है, वो भी कहीं ना कहीं, सब कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में। और इस डेमोक्रेटिक कंट्री का रूल है कि भाई अगर आपको वोट देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन में खड़े होके अपनी वोट देने का,
वोट देना होगा और वोट देने के साथ-साथ आपको वोट तो देना ही होगा और इक्वलिटी है और वोट कितना होगा? आपके पास हर पर्सन के पास एक-एक वोट है अपनी है। वो अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वोटिंग पावर का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करेंगे जिनको वो पसंद करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सभी अडल्ट जितने भी अडल्ट यानी कि 18 ईयर से अबव एज के हैं वो सारे लोगों को क्या है अपनी वोट को कास्ट करने में कास्ट कर सकते हैं चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन दे हैव टू बिलोंग दे बिलोंग्स टू यानी कि कोई भी रिलीजियन से वो बिलोंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर 18 साल से ऊपर हो, आप गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो या फिर आप किसी सरकारी ऑफिसर में हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास इक्वलिटी का वोटिंग राइट्स है। ठीक है? तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने आप जो है पढ़े लिखे हो, हाउ मच एजुकेटेड दे हैड, व्हाट कास्ट दे आर और इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उससे कोई मतलब नहीं। चाहे आप पढ़े लिखे हो, इलिटरेट हो या लिटरेट हो, चाहे आप पुअर हो, चाहे वो आप रिच हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, सभी के पास यहाँ पे अलाउ की जाती है कि वो अपनी वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आपने क्लास 6 के बुक में पढ़े हैं, क्या पढ़े? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। क्या है पढ़े? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसका मतलब क्या है हर एक पर्सन जो भी 18 ईयर या 18 ईयर से ऊपर है तो उसको वोट देने का अधिकार जो है मिल जाता है। ठीक है? और ये हमारी एक एसेंशियल एस्पेक्ट्स है सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी कि सभी डेमोक्रेसी में ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है? जो आइडिया है अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का वो कहीं ना कहीं किस पे बेस है? ये बेस है बेस्ड ऑन आइडिया on the idea of आइडिया ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी के आइडिया पर ही ये हमारी बेस है। ठीक है? इक्वलिटी के आइडिया पर ही बेस है क्योंकि जो स्टेट है वो कहता है कि हर एक अडल्ट जो भी कंट्री में रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ यानी कि कुछ भी उसके पास वेल्थ हो कम हो ज्यादा हो कम्युनिटी हो किसी भी चीज से को भी बिलोंग करता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास एक वोट का अधिकार कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है? कांता यहाँ पे एक्साइटेड थी वोट देने को और वो बहुत खुश भी लग रही थी क्योंकि इस टाइम पे जब वो अपनी एक वोट दे रही थी तो उस टाइम पे सभी पर्सन कहीं ना कहीं इक्वल थे। कोई भी एक दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं था। ठीक है? बट हर डेज गोन ऑन जब उसकी दिन वो जाती है तो कांता यहाँ पे सोचती है कि ये जो इक्वलिटी है इसका रियल मीनिंग क्या है? रियल मतलब क्या है? इस इक्वलिटी का मतलब एक्चुअली में है क्या? व्हाट इट इज दैट मेक कांता कांता अनस्योर। तो वो देखती है लेट्स टेक ए लुक ए डे इन हर लाइफ। उसके एक दिन का लाइफ लेते हैं। वो क्या रहती है कहाँ रहती है? स्लम्स में रहती है जहाँ पे उसके घर के पीछे क्या है? ट्रेन यानी कि नालियाँ बहती है। उसकी जो बेटी है यहाँ पे बीमार है और उसको वो काम पे वो जाना चाहती है। ठीक है? और उसके लिए वो डे को बीमार है लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि अगर वो छुट्टी करती है तो उसके पास तो पैसे है नहीं जो इलाज करा सकती तो वो उसके लिए क्या करती है कहती है भैया मैं पैसे लेके आती हूँ और उसके बाद हम जो है डॉक्टर के पास जाएंगे अपने बच्चों को लेके जाएंगे। तो वो डोमेस्टिक हेल्प करती है दूसरे के घर पे। ठीक है? और उसके बाद जब वो दिन खत्म होता है तो वो क्या होता है? खत्म होने के बाद वो अपना काम जब खत्म कर लेती है तो अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे वो पूरा दिन क्या है लंबे लाइन में क्या होती है खड़ी होती है। और ये जो लाइन है जहाँ जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाइन है और वहाँ पे 1 in the morning मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इट आर पुअर क्योंकि यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं सब आपके यहाँ पे दिखाते अपना इलाज करवाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है डू यू थिंक
क्या आप सोचते हो जो कांता है उसके पास इनफ रीजन था जो डाउट करने की कि वो एक्चुअली में रियली इक्वल है या नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 3 रीज़न आप बता सकते हो। बिल्कुल, जब वो ओपीडी की लाइन में खड़ी थी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि भई उसके जो मालिक थे, वो अमीर थे, वेल्थ के मामले में भी, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक चीज़ को उसको फील नहीं होती है। उसके बाद जहाँ वो रहते थे उनके मालिक वग़ैरह, उनका घर और कांता का घर, दोनों का कहीं न कहीं ज़मीन-आसमान। इस चीज को लेके वो सोचती है क्या हम एक्चुअली में इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो ये था इक्वलिटी के बारे में जाना। हमने इक्वलिटी के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट को जाना। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की इक्वलिटी। कांता और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं जहां पे उनके पास राइट टू वोट का अधिकार है, लेकिन जिसका डेली लिविंग या वर्किंग कंडीशन जो है वो दूर है, अलग है, तो वो कैसे इक्वल होंगे? या अगर बात की जाए, कांता क्या करती थी? सफाई करती थी। एक पर्सन क्या है? बैठ के अपने घर में उनसे सफाई करवाती थी। तो क्या वो इक्वल है? तो ये बात होती है कि बीइंग ए पुअर, गरीब होने से जो लोग हैं इंडिया में वो कहीं न कहीं इनइक्वालिटीज़ को एक्सपीरियंस करते अलग-अलग तरीके से। अलग-अलग तरीके से इन्होंने कहीं न कहीं इंडिया में गरीब को देखा है। इसका मतलब कि भई गरीबी जो है या फिर इक्वालिटी, जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमें वोट देने का अधिकार मिल गया तो हम जो है हम इक्वल हो गए। इक्वालिटी का मतलब हमें अलग-अलग एस्पेक्ट्स में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये अलग-अलग चीज़ों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 स्टोरीज़ की, 2 कहानियों की बात करेंगे और 2 कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से इक्वालिटी जो है यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस करता है और भी दूसरे एस्पेक्ट्स। ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 रियल इंसिडेंट पढ़ेंगे जो कि लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है और उनको कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि वो इंडिया में रहते हुए भी इनइक्वालिटीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है? अलग-अलग तरह की हम इक्वालिटीज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे अगर कॉमन फॉर्म है तो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम सबसे कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटीज़ का। अगर आप एक रूरल इंडिया में रहते हैं, यानी कि गाँव, इंडिया के किसी गाँव एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे कास्ट की जो आइडेंटिटी है, वो कहीं न कहीं आपको बचपन से ही समझ में मान लीजिए आप किसी विलेज एरिया में रहते हैं, तो विलेज एरिया में जब आप जाएँगे ना, तो वहाँ पे कास्ट की जो कंडीशन है, कास्ट सिस्टम के बारे में आपको पहले से पता होगा। लेकिन वहीं अगर आप एक अर्बन एरिया में जाएँगे, तो आपको किस पर्सन का क्या कास्ट है, पर्सन का जो कास्ट है, उससे कोई लेना-देना नहीं होगा। पर्सन के कास्ट के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन गाँव में क्या होगा, अक्सर आपको पता होगा कि ये जो कास्ट है वो छोटे कास्ट का है, ये जो कास्ट है बड़े कास्ट का है, ये जो कास्ट है वो अलग कास्ट का है। तो इस तरीके से कास्ट के बारे में पता हुआ होगा। लेकिन वहीं अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो किसी एरिया में जब वो आते हैं तो वो माइग्रेट होके आते हैं। अलग-अलग एरिया से यानी कि माइग्रेट होके, तो हमें पर्सन के बारे में जानकारी नहीं होती कि ये पर्सन किस कास्ट का है, किस जगह से बिलोंग करता है, किस चीज़ के लिए आया है, तो ये चीज़ पता नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते। लेकिन अगर आप गाँव में रहते हो, तो आपको बचपन से ये बताया जाएगा, ये सिखाया जाएगा कि भई ये कास्ट अलग है, वो कास्ट अलग है, उस तरीके की चीज़ें करते हैं, ये काम वो करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है बताया जाएगा। अगर आप एक अर्बन इंडिया में रहते हो तो आपको लगता है कि पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, यानी कि जो लोग हैं वो कास्ट में बिलीव नहीं करते। लेकिन बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल, अगर आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर लेंगे या हिंदी न्यूज़पेपर भी ले लीजिए, वहां पे अगर कभी मैट्रिमोनियल का सेक्शन देखेंगे, मैट्रिमोनियल यानी कि जो शादी विवाह के लिए जो इश्तेहार छपाए जाते हैं,
ठीक है? तो वहाँ पे कास्ट कहीं न कहीं ध्यान में रखा जाता है कि ये कास्ट का पर्सन हमें चाहिए, या फिर कोई मैरिज ही क्यों ना हो, मैरिज के टाइम पे भी अगर कोई पर्सन, कोई लेडीज हो गई या फिर जेंट्स हो गया, वो अगर विवाह करते हैं एक दूसरे से, तो वो सबसे पहले उनके घर वाले क्या देखते हैं, कास्ट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड, उनके माइंड में आज भी कास्ट जो है सिस्टम चलता है, और हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस के अंदर भी ये चीज चलता है कहीं ना। ठीक है? अब एक स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है? जहां पे हम देखेंगे दलित चाइल्ड कहीं ना कहीं क्या करता है, अटेंड करता है स्कूल को। ठीक है? आपने दलितों के बारे में पहले पढ़ा है। ठीक है? दलित जो टर्म है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट को कहा जाता है। इसको कहा जाता है सो कॉल्ड लोअर कास्ट को जो है कहा जाता है। ठीक है? और उनको, इस चीज को, दलित को एड्रेस करने के लिए लोअर कास्ट ना कह के दलित के रूप में उनको एड्रेस किया जाता है। दलित का अगर सही मतलब देखे तो ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट को पॉइंटिंग करता है कि वो किस तरीके से है, या थे, या कंटिन्यू टू बी अभी हो रहे हैं, क्या सीरियसली डिस्क्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट जो है चल रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में बात करें, आगे बात करते हैं। तो भाई पहला कहानी को हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की जो पहली कहानी है, दो स्टोरीज के बारे में बात करूंगा। तो पहली स्टोरी जो है यहाँ पे बात की जाएगी, क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो एक फेमस दलित राइटर थे। क्या थे? एक दलित राइटर थे। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी जो जीवन कथा है उसमें, जिसका नाम है झूठन, झूठन झूठन में उन्होंने सारी चीज के बारे में बताया। वो लिखते हैं कि मैं आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर इन क्लास, यानी कि मैं क्लास से कहीं ना कहीं, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो अपने क्लास में अलग बैठता हूँ। ठीक है? कभी कभी मुझे फ्लोर पे बैठना पड़ता है, जमीन पे। कभी कभी ऐसा होता है जो मेरा मैट है वो मेरे पास नहीं रहता है। ठीक है? मैं बैठ नहीं पाता हूँ। और कभी कभी मुझे क्या करते हैं, सभी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके पीछे जो है मुझे भेज दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं तो मुझे सबसे पीछे जो है यहाँ पे बैठ बिठा दिया जाता है। ठीक है? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे दरवाजों के पास जो है बिठाया जाता है। ठीक है? और जो मेरे क्लासमेट है, स्टूडेंट है, कभी कभी बिना किसी रीजन के मुझे क्या करते हैं, पीटते भी रहते हैं। कोई रीजन नहीं देते, वैसे ही मन किया पीटना स्टार्ट कर दिया। जब ही वॉज इन क्लास फोर्थ, जब वो क्लास फोर्थ में था, तो हेड मास्टर उससे क्या कहते थे, कहते थे भाई ओम प्रकाश, आपको आज स्कूल और उसके प्लेग्राउंड की क्या करनी होगी, सफाई करनी होगी। ठीक है? वो लिखता है जो प्लेग्राउंड था वो काफी बड़ा था, और मेरी जो फिजिकल कंडीशन थे उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा था। ठीक है? क्योंकि बच्चा था वो। ठीक है? और उसको पूरी प्लेग्राउंड की सफाई करने के लिए बोला जाता था। मैं, जिसके वजह से मेरे पीछे जो है बैक में क्या होने लगता था, दर्द होने लगता था। और कभी कभी मेरा जो मुंह है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डस्ट से भर जाता था, और डस्ट यहाँ तक कि मेरे मुंह के अंदर भी क्या हो जाता था, चला जाता था। जो दूसरे बच्चे थे मेरे क्लास के, वो उस टाइम पे पढ़ रहे होते थे, और मैं क्या कर रहा होता था, सफाई कर रहा होता था उस सिचुएशन में। हेडमास्टर अपनी जो सीट है वहां पे, मतलब जहाँ पे उनका ऑफिस है, वहां पे बैठ कर मुझे देख रही है। ठीक है? मुझे पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी, जब तक मैं पूरे दिन भर क्या करता था, साफ सफाई में ही लगा रहता था। डोर से डोर, विंडो से विंडो, हर चीज को मैं साफ सफाई करता था। क्योंकि जो आईज है टीचर की, जो आंखें वो मेरे पे रहती थी, और बच्चे भी मुझे देखते रहते थे। ओम प्रकाश यहाँ कहता है कि मुझसे पूरे स्कूल और प्लेग्राउंड की जो है सफाई कर दी जाती थी, अगले कुछ दिनों तक के लिए भी। ठीक है? और एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी वहां से गुजरे। ठीक है? अचानक से पास हुए, और उन्होंने देखा उनका जो बेटा है वो साफ सफाई कर रहा है। तो वो टीचर के पास आए और उनसे बोले, सामना किया, उन्होंने कहा
कि भाई आप स्कूल चला रहे हो। ओम प्रकाश के हैंड को, ठीक है, वो पकड़कर उन्होंने कहा कि आप स्कूल चला रहे हो, ठीक है, और कहा कि भाई आप इस चीज को भी सुन लो, आप अध्यापक हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों का स्कूल छुड़ाऊं। आई एम नो लिविंग नाउ, ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चे का स्कूल नहीं छुड़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे यहीं पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो आने वाले हैं आगे, क्योंकि इनका अधिकार है कि ये यहाँ पे पढ़ेंगे और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने सीधा यही बोला और कहा मैं इस टाइम पे स्कूल से जा रहा हूँ। आप एक अध्यापक है और आप एक मास्टर है, आपको याद होना चाहिए कि हर एक बच्चे का राइट्स है कि उसको पढ़ाओ और अपने सामने रखो। ये नहीं कि एक बच्चे को आप काम पे लगाओ, अगर लगा रहे हो तो सभी को लगाओ, इक्वलिटी दिखाओ, ठीक है। तो इस चीज की यहाँ पे बात की। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि बीइंग ट्रीटेड अनइक्वलिटी, क्यों ओम प्रकाश को, वाल्मीकि को अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है? भाई ऑब्वियसली बात है, इनकी कास्ट सिस्टम को देख, इनको दलित समझ के क्या किया जा रहा था, दलित समझ के इनको जो है काम करवाया जा रहा, ठीक है। चलिए अब दूसरी स्टोरी के बाद बारे में बात करते हैं, जो कि एक बड़े शहरी एरिया का है, ठीक है, और एक कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत सारी कंट्री में कॉमन प्रैक्टिस है ये, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में ये कहीं ना कहीं होता भी है। ये कहानी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, ठीक है, जो एक घर देख रहे थे शहर की तरफ, अपार्टमेंट देख रहे थे कि वो वहां पे रेंट लेके किराए पे रह सके, तो उनके पास पैसे था ताकि वो पे भी कर सकते थे। तो वो एक डीलर के पास गए और उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमें कुछ अपार्टमेंट जो है आप दिखाइए, हम क्या करेंगे, अपार्टमेंट को रेंट पे लेंगे, किराए पे लेंगे। तो वो विजिट करते हैं एक अपार्टमेंट, और अंसारी कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को भी, ठीक है भाई चलो एक अपार्टमेंट है तो देख लेते हैं। जब उस अपार्टमेंट के पास पहुंचे, जहां पे लैंड लेडी ने जब उनके नाम को सुना, देखा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया, एक्सक्यूज दिया कि हमारे यहाँ पे कोई भी मीट मछली जो है नहीं खाता, यानी कि मांसाहारी नहीं है। जबकि वहीं उस बिल्डिंग में, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन वहीं पे बात करें तो अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों, मिसेस एंड मिस्टर अंसारी और उनके साथ जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो इस चीज को सुन के शॉक हो गए, क्योंकि बगल वाले घर से स्मेल आ रहा था मछली की, जो कि पड़ोस में क्या हो रहा था, कुक हो रहा था। यही एक्सक्यूज कहीं ना कहीं उनको दोबारा भी दूसरे अपार्टमेंट में मिला, तीसरे अपार्टमेंट में मिला। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे क्या कहा कि भाई आप एक काम करो, प्रॉपर्टी डीलर ने यहाँ पे कहा कि आप अपने नाम को चेंज करो, क्या करो, नाम को क्या करो, अब चेंज करो, आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाओ। अंसारी को यहाँ थोड़ा सा अजीब लगा एंड डिसाइड किया कुछ और चीजें देख ले, ये नाम चेंज क्यों करे, कुछ और देख लेते हैं। और आखिर में पूरे महीने निकल गया इस तरह से अपार्टमेंट घूमते हुए, और उन्होंने इस तरीके की चीजों को देखते हुए, जहाँ पे उनको रेंट भी लेना था, पैसे भी देना था, फिर भी उनको। तो यहाँ पे एक बात होती है, क्या आपको लगता है इफ यू वेर वन ऑफ द अंसारीज, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो इस चीज को, जब आप इस चीज को देखते हैं? तो यहाँ पे बात होती है वही डिग्निटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि भाई अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे, और वहां पे आपको अगर डिग्निटी ना मिले, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ना मिले, इसलिए बात है आप उस कंट्री में भी रहना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि जिस कंट्री को आपने आजाद कराया, ठीक है, अपने लिए, और वहीं पे आपको इज्जत नहीं मिल रही है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं डिग्निटी को रिकॉग्नाइज कैसे किया। अगर आप समझे, आपकी अगर टाइम देखे, जो कास्ट है जिसमें हम बॉर्न हो रहे हैं, या जो रिलीजियन है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
या जो क्लास है, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, चाहे हम मेल हो, फीमेल हो, तो सभी पर्सन को कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि किसी न किसी तरीके के आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल ही रही है, कभी ना कभी, ठीक है? गर्ल्स के मामले में आज भी देखा जाता है कि ये लड़कियाँ काम क्यों करेगी? ये लड़कियाँ कर सकती है क्या? लड़के करेंगे, ठीक है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जैसे लोग थे जिनको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था। किस बेस पे? ये कास्ट के बेस पे, रिलीजियन के बेस पे। जब लोगों को यहाँ पे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, तो उनकी कहीं ना कहीं डिग्निटी जो है वो क्या होती है, वायलेट होती है। तो यहाँ पे दोनों लोगों की, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या जो अंसारी हो, उनकी यहाँ पे क्या वायलेट हो रही थी, डिग्निटी वायलेट हो रही थी, ठीक है? भले ही उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। जब आप एक पिक करते हो, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, क्योंकि आप कास्ट के हिसाब से कर रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो स्कूल मेट्स थे, टीचर्स थे, वो उसकी डिग्निटी को पूरी तरीके से, बुरी तरीके से क्या कर रहे थे, हर्ट कर रहे थे। और उसको एहसास दिला रहे थे कि आप छोटे हो, हम हमारे बराबरी जो है नहीं कर सकते हो। यानी कि दूसरे बच्चे के स्कूल स्टूडेंट बराबरी नहीं कर पा रहे हो। हालांकि ओम प्रकाश वाल्मीकि उस टाइम पे छोटे थे, तो वो इस सिचुएशन में इतना ज्यादा समझ नहीं पा रहे, ठीक है? लेकिन ये उनके पिताजी थे जो इस चीज को देखे और उस चीज पे कहीं ना कहीं गुस्सा किए, नाराज हुए, और क्यों ये अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए वो टीचर का कहीं ना कहीं सामना करने के लिए खड़े भी हुए। यहाँ पे अगर अंसारी की बात करें, अंसारी की डिग्निटी जो है वो इससे हर्ट नहीं हुई कि वो मना किया, वो इससे हर्ट हुए कि उनको जो रूम नहीं मिल रहे थे उनके नाम के वजह से नहीं मिले। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि प्रॉपर्टी डीलर ने खुद यहाँ पे कहा कि आप जो है अपनी, अगर चीजें चाहते हो, रेंट पे लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये उनकी डिग्निटी थी, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो कि इस चीज को मना कर रही थी, सिचुएशन को, सजेशन को मना कर रही थी। ओम प्रकाश और अंसारी दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जैसे डिजर्व नहीं कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं डिजर्व कर रहे थे कि उनको उसी तरीके की रिस्पेक्ट मिले जिस तरीके के रिस्पेक्ट हमें दूसरे लोगों को या दूसरे बच्चों को दी जाती, ठीक है? एक आप फिल्म दीवार है, 1975 की फिल्म है। इसमें आप देख सकते हो एक बच्चा जो कि शू शाइन का काम करता है, यानी कि पॉलिश करने का काम करता है, और उसको ये पर्सन दो आते हैं और एक पर्सन जूते साफ करवाने के बाद पैसे फेंक देते हैं। तो ये बच्चा कहता है, ये मेरी भी कोई डिग्निटी है, मैं पड़े हुए पैसे नहीं उठाता, अगर आपको देना है तो पैसे मेरे हाथ में दीजिए, ठीक है? रेस्पेक्टफुली वो पर्सन उसको हाथ में देते भी है। अब बात करते हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को कैसे देखा जाता है? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो हर एक पर्सन को क्या कहा गया है, इक्वल कहा गया है। मतलब हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति जो है हमारी भारतीय संविधान में बराबर है। इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारी भारत कंट्री में रहते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल पर्सन हो, या सभी कास्ट से, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन, कोई भी ट्राइब, एजुकेशन, इकोनॉमी से बिलोंग करते हो, या किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, तो उनको इक्वली यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। ये आप नहीं कह सकते कि उनको इनइक्वलिटीज की तरह जो है ट्रीट, लेकिन कम से कम एक डेमोक्रेटिक इंडिया में जो प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी है, वो सभी पर्सन को यहाँ पे क्या करता है, मान्यता देता है, इक्वल होने की मान्यता। जबकि पहले हम कह सकते हैं नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल, कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जब उनको प्रोटेक्ट करता, किससे, आपके डिस्क्रिमिनेशन से, इल ट्रीटमेंट से। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जहाँ पे पर्सन को उनकी डिग्निटी के साथ, इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया, ठीक है? इस इक्वलिटी के जो हम रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी के लिए
हम क्या किए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन को इंक्लूड किए। अब उन प्रोविजन को देखते हैं कि इक्वलिटी किन किन चीजों से आ सकती है और लोगों की राइट्स को क्या है, खराब ना करे। पहली बात, पहला कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सभी लोग क्या है, बराबर है। कहने का मतलब चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता ही क्यों ना हो, ठीक है, दोनों ही पर्सन यहाँ पे लॉ के मामले में बराबर है। अगर कांता कोई जुर्म की, उसके लिए उसे 2 साल का सजा मिल रहा है, वही जुर्म यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने की है, तो उनको भी 2 साल का सजा मिलेगा। तो यानी कि एवरी पर्सन इज ए इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि हर एक पर्सन लॉ के सामने कैसा है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हर एक पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का, चाहे वो कांता जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, वो सेम लॉ से जो है चलेंगे। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल। कोई पर्सन ऐसा है जो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी बर्थ से हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन आप जो है नहीं कह सकते। जैसे अंसारी के केस में कहा गया, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में, कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे, जिस वजह से उनको यहाँ पे जो घर है वो रेंट पे नहीं मिलता। तीसरी बात, तो यहां तो हमने दूसरी बात कर लिया, डिस्क्रिमिनेशन। तीसरी क्या कहता है कि कोई भी पर्सन है, वो सभी पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो प्लेग्राउंड है, होटल हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, उन सभी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ऑल पर्सन कैन बी यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड्स, बाथिंग कार्ड्स। कोई भी ऐसी चीज हो जो पब्लिक के लिए बनाई गई हो, यानी कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बनाई गई हो, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो, गवर्नमेंट के द्वारा उसको चलाया जाता है, तो उसके लिए हर पर्सन जो है वहां पे जा सकता है। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, टेम्पल बनवाया, तो इस टेम्पल पे कोई भी पर्सन जो है, किसी भी पर्सन को रोका नहीं जा सकता कि आप जो है इस कास्ट से, इस रिलीजन से, तो आप इस मंदिर में नहीं जा सकते। ठीक है, एक्चुअली टेम्पल तो बनाती नहीं है गवर्नमेंट वैसे, नहीं तो अगर बनवाने के लिए कहे तो अलग बात है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस ही है, टेम्पल की जगह हम टूरिस्ट प्लेस ले लेते हैं, कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो और गवर्नमेंट के द्वारा उसका रख रखाव किया जा रहा है, तो उसका इस्तेमाल कोई भी पर्सन यहाँ पे। चौथी चीज क्या कहा जाता है कि कोई भी अगर मान अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटीज को प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, अबोलिश कर दी जाएगी। अनटचेबिलिटी इन द सेंस कि जैसे आपके यहाँ हो रहा था वाल्मीकि जी के साथ, तो इस तरीके की अनटचेबिलिटीज जो है वो छोटे कास्ट से आ रहे थे, तो उनको जो है बाहर बिठाया जा रहा है, इस तरीके की अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं हो। तो ये 4 चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्वलिटी, इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 2 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट यहाँ पे इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है करती है और गारंटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फर्स्ट थ्रू दी, पहली चीज है लॉ से। ठीक है, इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे 2 चीजों का इस्तेमाल करती है, इम्प्लीमेंट करती है। पहली चीज है लॉ, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करती है, जो हमने देखा।
कि भाई अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो उसको सजा दी जाएगी, तो लॉ। दूसरी होगी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे सपोज कीजिए मिड डे मील हो गया, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये नहीं देखती कि कौन सा बच्चा गरीब है या अमीर है। कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में आ रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा, उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे एक अमीर बच्चे को ट्रीट किया या जिस तरह की स्कूल में ट्रीट किया। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के स्कीम्स के द्वारा उनको हेल्प करेगा टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी। यहाँ पे बहुत सारी लॉज जो है इंडिया में बनाए गए ताकि लोगों को क्या किया जा सके, उनकी जो राइट्स है, उनकी राइट्स यानी कि इक्वालिटी के राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ बात की जाए लॉज की, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स को भी सेटअप की है जिससे कि उनकी जो लाइफ्स है, लाइफ्स ऑफ कम्युनिटी है, वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट जो अनइक्वली तरीके से किए जा रहे थे अलग अलग सेंचुरीज से, काफ़ी सेंचुरीज से, उनको इक्वल किया जाए। ठीक है, और ये जो स्कीम्स है वो इंश्योर करता है कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए जिस तरह की अपॉर्चुनिटी वो पुराने टाइम पे उनको नहीं मिली। एक स्टेप की बात ली है, वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई स्टेप लिया जाता है जैसे कि मिड डे मील की स्कीम, ये रेफर करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर में सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो कि प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रेन को क्या, कुक्ड लंच, खाने का लंच जो है प्रोवाइड करते हैं। तमिलनाडु यहाँ पे पहला स्टेट था इंडिया में जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि इस प्रोग्राम को आप जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो प्रोग्राम है इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है बताए गए। इसमें जो फैक्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब चिल्ड्रन को कहीं ना कहीं इनरोल करवाना, स्कूल में एडमिशन करवाना, रेगुलर अटेंडिंग करवाना स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो रिपोर्ट करते थे कि भाई बच्चों को अक्सर जो खाने के लिए, लंच के लिए घर भेजा जाता था, तो वो फिर घर से रिटर्न ही नहीं आते थे। लेकिन अब क्या होगा, अगर मिड डे मील मिलेगा तो वो अपनी क्लास को अटेंड भी करेंगे और अपने आप में इम्प्रूव भी करेंगे। इसके साथ साथ उनकी जो माताएं हैं, जो पहले ये इंटरप्ट करती थी कि वो उनको काम करने में, जो खाने में इंटरप्ट होती थी, उनके बच्चे खाते नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, नो लॉन्गर नीड टू डू सो, ऐसा नहीं करना पड़ा। इस प्रोग्राम के वजह से कहीं ना कहीं जो कास्ट के अंदर प्रिजुडाइज आई थी वो रिड्यूस हो गए। जो कास्ट में कमी आई थी कि अलग अलग कास्ट के लोग जो है साथ बैठ के नहीं खा सकते, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही, चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर कास्ट के चिल्ड्रेन हो, दोनों ही स्कूल में अब खा सकते थे एक साथ बैठ के, और उन जगह पे भी बैठ के। इसके साथ साथ जो दलित वुमेन्स हैं उनको एम्प्लॉय भी किया जाता है कि वो जो मील है, यानी कि मिड डे मील है, वो भी बना सके। मिड डे मील का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा था कि जो गरीब बच्चों में भुखमरी रहती थी उसको रिड्यूस करने में, क्योंकि जब तक बच्चा खाएगा नहीं और पेट खाली होगा तो वो सीखेगा क्या, ठीक है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम। तो 3 बेनिफिट आपको बताने हैं इस प्रोग्राम के। ये जो प्रोग्राम है वो ग्रेटर इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है या नहीं करती। जबकि बात करें गवर्नमेंट प्रोग्राम की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसमें, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को दिखाने में, इंक्रीज करने में, और इसके कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। जबकि जो मिड डे मील का प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है हमें किस चीज़ में, कि बच्चों को इनरोलमेंट करने में, गरीब बच्चों को स्कूल्स को अटेंड करने में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बड़ी डिफरेंस है हमारी कंट्री में स्कूल्स में, जो जहाँ पे रिच अटेंड या पुअर अटेंड जो आपको देखने को मिलता है, उस चीज़ को भी यहाँ पे कम करने की कोशिश करता है। बहुत सारे, हमारी कंट्री में बहुत सारे स्कूल जो है जहाँ पे दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे,
जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज को भी ध्यान रखा जाता है, उनको अनइक्वली ट्रीटमेंट ना किया जाए। ये जो बच्चे हैं वो अक्सर फोर्स किए जाते हैं अनइक्वल सिचुएशन में, जहाँ पे उनकी जो डिग्निटी है इज नॉट रिस्पेक्टेड, यानी कि उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये क्योंकि जो लोग हैं वो रिफ्यूज करते हैं इन चीजों को सोचने में कि क्या यहाँ पे लॉ की जरूरत उनको है इक्वल रखने में। जब मेन रीजन है कि यहाँ पे दिस इज दैट एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज भी होते जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो इस डिस्क्रिमिनेशन से अब अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि जो लॉ के अगेंस्ट जाता है उनको कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, अनइक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे थे, उनके कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, डिसेबिलिटीज, इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि वो वुमेन वगैरह भी थे। तो इस चीज से अब वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन लगता है तो उसको हटाने का काम भी करते हैं। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन, अब ये सोचने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है अब इंफीरियर नहीं है, नीचे नहीं है, सब इक्वली है। एवरी पर्सन कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं कि उनको डिग्निटी के साथ क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। आज की जो प्रेजेंट एटीट्यूड है उसको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे इक्वलिटी को स्टैब्लिश करने की जरूरत है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जिससे यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रगल लगातार आज भी जो है चल रहा है। और हर एक इंडिविजुअल जो भी अलग अलग कम्युनिटीज से आता है, जो इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखता है। इसके बाद इशू क्या आती है, इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। दूसरे डेमोक्रेसी में क्या किस तरीके की इक्वलिटी में इश्यूज आते हैं, आप ये देखेंगे इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे देयर इज इन इनइक्वालिटीज। और इसके लिए इक्वलिटीज के लाने के लिए आज भी जो है स्ट्रगल की जा रही है। ये जो सच्चाई है कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे इक्वलिटी को कंटिन्यू रखने के लिए उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, कम्युनिटी स्ट्रगल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की लेते हैं, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन जिनके एंसेंटर पूर्वज जो थे वो स्लेव्स थे, और जो अफ्रीका से लाए गए थे उनके ऊपर कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, उनको अनइक्वल आज भी जो है माना जा रहा है। दिस ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया उस टाइम पे ऐसी कंडीशन बनी थी। आज की क्या है, देयर वाज ए मूवमेंट, आज वहां पे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं लेट 95, और ये मूवमेंट 1950 से चल रहा है, जहां पे अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स देने की जो है बात की जाए। इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो एक्सट्रीमली अनइक्वल थे, यानी कि दोनों आपस में ही बहुत ज्यादा अलग। यूनाइटेड स्टेट पूरी तरीके से मना कर रहा था उनको लॉ के थ्रू इक्वलिटी देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जब वो बस में भी ट्रैवल करते थे, एक बस में ट्रैवल करते थे, तो उस टाइम पे कोई पर्सन अगर आके बैठ, व्हाइट पर्सन, अमेरिकन पर्सन अगर चाहता है बैठने के लिए, तो उसको, जो पर्सन है जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उसको खड़ा होना पड़ता था, ठीक है, उसको पीछे जाके बैठना पड़ता था। एक कहानी बताई जा रही है, रोजा पार्क, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, वो थकी हुई थी काम से, ठीक है, और वो सी रिफ्यूज टू गिव हर सीट ऑन बस ए व्हाइट मैन। 1 दिसंबर 1955 की बात है, जब एक व्हाइट मैन आया उसके बस के पास, उसने सीधा मना कर दिया, मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। उसने ये मना किया कि जो डे की शुरुआत हुई, स्टार्टेड हुई, जहाँ पे एक ह्यूज एजिटेशन कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हुआ, ठीक है, उन लोगों के लिए, और जो अनइक्वल वे तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रीट किया जा रहा था, और जहाँ पे इस चीज को जो ट्रीट किया जाता है, पहली बार इस चीज को बताया गया कब, 1955 के टाइम, ठीक है, 1 दिसंबर 1955 के टाइम। और इस जो मूवमेंट को कहा गया क्या, द राइट मूवमेंट्स, राइट्स मूवमेंट, द सिविल राइट्स मूवमेंट। ये जो सिविल राइट एक्ट आया था 1964 में, इसने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को रोक दिया कि आप रेस के बेस पे, रिलीजियन या नेशन ओरिजिन के बेस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ इसने बताया कि सभी स्कूल
कहीं ना कहीं ओपन होगी किसके लिए, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए। दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट, अब उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा, स्कूल स्पेशली सेटअप किए जाएंगे उनके लिए। ठीक है, जहाँ पे ये देखा जाए डिस्पाइट दिस, हालांकि इसके बावजूद भी एक मेजोरिटी अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यूसली पुअरेस्ट रही थी इस कंट्री में। जो अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, गरीब थे तो गवर्नमेंट स्कूल को ही अटेंड करेंगे, और उनके पास फैसिलिटीज भी कम थी काफी टाइम तक। पुअरली क्वालिफाइड टीचर उनके पास थे वाइट के कंपैरिजन में, वाइट स्टूडेंट जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते थे। ठीक है, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हटने के बाद भी कमी कहीं ना कहीं थी, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जो है हाईली रेटेड प्राइवेट स्कूल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये चीज था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया आर्टिकल 15 के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ से। स्टेट जो है यहाँ पे किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन के खिलाफ, अगर वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, सेक्स हो, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, या कोई भी ऐसी चीज हो। कोई भी सिटीजन को आप ये नहीं कह सकते कि आप रिलीजन के बेस पे केवल, या रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस के बेस पे आप जो है उनको चीजों को, जैसे आप शॉप्स को एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाके बैठ नहीं सकते, होटल्स में नहीं बैठ सकते, इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, तो इस तरीके की चीजें जो है नहीं कर सकते। पब्लिक इंटरटेनमेंट भी एक तरह का हमारा राइट्स है। ठीक है, चलिए चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या बताया जा रहा है। कोई भी आज कंट्री नहीं है जो डिस्क्राइब कर सके कि वो पूरी तरीके से जो है कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे हालांकि देयर वाज ऑलवेज ए कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल जो कोशिश करते हैं कि जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उसको एक्सपेंड करने को, और इक्वलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है रिकॉग्नाइज करने को। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज निकल के आते हैं। सेंटर जो है इसका मेन स्ट्रगल है कि रिकॉग्नाइज करता है कि सभी पर्सन जो है इक्वल है, और उनकी इक्वलिटी या डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहे। इस किताब में हम कहीं ना कहीं इन इश्यूज के बारे में, इक्वलिटी से अफेक्टेड अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में, उस इश्यूज के बारे में यहाँ पे हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। और आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखेंगे, और साथ ही जो इक्वलिटी है सभी लोगों की, किस तरीके से वो अपनी डिग्निटी को अपहेल्ड करके रखते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग जो है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज किसे कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, जिसका मतलब है सभी अडल्ट जो कि 18 या अबव है उसके पास राइट टू वोट है, चाहे वो किसी भी सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से। डिग्निटी यहाँ पे रेफर करता है थिंकिंग वन सेल्फ या अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि जित वो भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहता है जो एक दूसरे पर्सन को दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी बेसिक रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए लोगों के और गवर्नमेंट के जो इस कंट्री को फॉलो करनी होती है। सिविल राइट मूवमेंट यूएसए में स्टार्ट हुआ था 1950s के टाइम पे, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल की डिमांड थी कि भाई वो उनको इक्वल राइट्स मिले, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे ये चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।